अभी तक हम लोगों ने कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे उस पर कितना फोर्स लगता है इसका एक्सप्रेशन को पढ़ा है। और इस एक्सप्रेशन को मैं पिछले 2 वीडियो से रिपीट करता आ रहा हूँ लगातार। कितना फोर्स लगता है तो F इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा के बराबर फोर्स लगता है। ठीक है, ये हम लोग लगातार 2 वीडियो से रिपीट करते आ रहे हैं क्योंकि कुछ न कुछ इसका यूज़ हो ही जा रहा था। अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि जब भी कोई करंट कैरिंग लूप, जब भी किसी करंट कैरिंग लूप को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे उस पर कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है ये हम लोगों ने डायपोल वाले केस में भी पढ़ा था कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हो, ऐसे फोर्स के पेयर को हम लोग कपल बोलते हैं। और दो कपल क्या करता है, कपल ऑफ फोर्स क्या करता है, रोटेशन को कॉज करता है और वही रोटेटिंग इफेक्ट को ही हम लोग टॉर्क बोलते हैं। दो में से एक फोर्स लेते हैं और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, एक करंट कैरिंग लूप में क्या लिए हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर लूप लिए हैं और इसको हम लोग रखे हुए हैं। इस रेक्टेंगुलर लूप का यहाँ पे दोनों साइड है। सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं ये वाली जो साइड है रेक्टेंगुलर लूप का, रेक्टेंगल है तो ये वाली साइड जो है ये है लेंथ ए का। ओबियसली ये लेंथ भी कितना होगा, ये लेंथ भी हमारा ए ही होगा। ठीक है, ये लेंथ भी हमारा ए ही होगा। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल का जो ये लेंथ है ये बी है। ठीक है, तो ओबियसली ये भी बी होगा। अभी इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोगों ने बोला कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कंसिडर करते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ क्या है, बी है। तो ये इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का ये इधर क्यों होगा, बी। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इधर क्यों होगा, बी, और इसमें भी होगा बी। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो इस लूप का एक्सिस है, ये इस लूप का एक्सिस है। अभी इस लूप से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप से करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, सपोज इस डायरेक्शन में, तो इसमें भी आई फ्लो होगा, इससे भी आई फ्लो होगा, इससे भी आई फ्लो होगा और इससे भी आई फ्लो होगा। हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिडर किए हैं पी क्यू आर एस, जिसका साइड ए और बी है। इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है और बी क्या कर रहा है, तो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, अभी इसका ओरिएंटेशन की बात करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये नॉर्मली नहीं रखा गया है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन के साथ रखा गया है। इस तरह से रखा गया है कि इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है ये कितना, इसका जो एरिया वेक्टर है ये कितना एंगल बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, ये वाला फेस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, चारों साइड में इस रेक्टेंगुलर लूप के चारों साइड में लगने वाले फोर्स को एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों का भी हम लोग लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या, तो आई क्या है, आई सर्किट से फ्लो होने वाला करंट है, करंट है। ठीक है, करंट थ्रू लूप। उसके बाद ये ए और बी क्या है, तो ये साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, उसके बाद थीटा क्या है, तो थीटा वो एंगल है जो बना रहा है कौन कौन, तो ये बी और इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, मतलब कि एंगल बिटवीन बी एंड एन। ठीक है, और तो इस पर लगने वाला फोर्स को भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग चारों फेजेस के अलग अलग, सबसे पहले इस फेस
पी क्यू पे, इस फोर्स पी सॉरी इस लेंथ, इस ए लेंथ वाले वायर के पे लगने वाला फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको यूज करेंगे हम लोग। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कितना हो गया, आई कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, आई, ठीक है। तो सिंपली इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन पी क्यू। चलिए इसको हम लोग F1 से ड्रॉट करेंगे। F1 ये किसके बराबर होगा, तो I लेंथ कितना है इसका, तो लेंथ ऑफ द पी क्यू और क्रॉस बी। तो यहाँ पे हम लोगों को पता होना चाहिए, तो आई एल बी साइन थीटा होता है ना, लेकिन एक्चुअली ये थीटा किस किस के बीच बनने वाला एंगल है, तो इसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमें वो थीटा नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है करंट का डायरेक्शन, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल, ठीक है। तो यदि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल को हम लोग लेंगे तो थीटा कितना आएगा, वो थीटा आएगा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा होता है ना एरिया वेक्टर, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये इस करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, F1 इज इक्वल्स टू आई, इसका लेंथ कितना है, तो A मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, B करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल 90 माइनस थीटा। तो कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा किसका होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो क्या मिलेगा अभी हमें फोर्स, तो F1 इज इक्वल्स टू मिलेगा आई ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है, ये हम लोग पी क्यू पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे पी क्यू के बाद क्यू आर पे लगने वाले फोर्स को। तो फोर्स ऑन क्यू आर, तो ऑब्वियसली इसमें भी वही करेंगे, F2 इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। आई कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, इसका लेंथ कितना है, बी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, बी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इसका करंट के बीच बनने वाला एंगल कितना है, तो बिल्कुल 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, तो आई बी बी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑन एस आर, फोर्स ऑन एस आर या आर एस, फोर्स ऑन आर एस। तो आर एस पे भी लगने वाला फोर्स ओब्वियसली इससे जैसा कोई कंडीशन होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया वेक्टर को कंसिडर करेंगे, उसके बीच बनने वाला एंगल, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल, यहाँ पे एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। और जो उन दोनों के बीच जो बनने वाला करंट और इसके बीच जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा। तो इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा F3 सेम इसी तरह के पैटर्न में आएगा, और क्या आ जाएगा, ये आई ए बी कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है। और अभी हम लास्ट बचा हुआ है फोर्स ऑन SP। तो SP पे लगने वाला फोर्स, चूँकि यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे F4 किसके बराबर होगा, आई बी बी साइन 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, आई बी बी के बराबर फोर्स लगेगा। तो चलिए अभी यदि हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करें तो पता चलेगा कि ये जो फोर्स F1 है और ये जो फोर्स F3 है, ठीक है, ये दोनों फोर्स जो है इक्वल है, अपोजिट भी है और कोलिनियर भी है। F1 और F3 इक्वल भी है, अपोजिट भी है और कोलिनियर भी है।
तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब बच गया 2 फोर्स, तो 2 फोर्स भी यहाँ पे F2 और F4 ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल है और अपोजिट है, बट ये इनका जो है इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता है। ये क्या होता है, ये कोलिनियर फोर्सेस नहीं होता है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता है, एक कपल को फॉर्म करता है। और जिसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, जिसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a sin थीटा के बराबर होता है, जिसके इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बराबर होता है, a sin थीटा के बराबर। तो ये एक टॉर्क को कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, कितना होता है वो टॉर्क, तो टाउ इज इक्वल्स टू 2 में से हम लोग एक फोर्स को लेंगे। ठीक है, फोर्स इनटू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, फोर्स है हमारा I F3 F2 या F4 में से कोई एक फोर्स लेंगे। ठीक है, I B B और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, तो A sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, I A B B sin थीटा। इस A इंटू बी ये रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया हो गया, तो यहाँ क्या मिल गया, I A B sin थीटा। और इसी हम लोग I A के बदले में क्या लिखते हैं, तो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये क्या लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल, ये ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, M B sin थीटा। इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग उसको, M क्रॉस B। इतना टॉर्क लगता है किस पे, तो कोई भी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप पे। याद रखना है, I A की जगह पर हम लोग क्या लिखें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। तो इसी में जब हम लोग स्पेशल केस को डिस्कस करें, इसी में जब हम लोग स्पेशल केस को डिस्कस करें, ठीक है, स्पेशल केस को डिस्कस करें, तो हमें क्या मिलेगा, स्पेशल केस को डिस्कस करने पे मिलेगा कि यदि थीटा का वैल्यू 0 हो, थीटा का वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो इस पे जो लगने वाला टॉर्क है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। और थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा तो लगने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, यही वजह है कि इन दोनों फेजेस पे जो लगने वाला टॉर्क है ये मैक्सिमम होता है, कब, जब ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक बार हम लोग और तेजी से एक बार रिपीट करेंगे। ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS, जिससे करंट I फ्लो हो रहा है। इसका लेंथ A है, विड्थ B है, मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है, और इस तरह से रखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड B जो है इसके एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो करंट डायरेक्शन यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90। हम लोग चारों पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किए और फिर उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, तो पता चला कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी है, अपोजिट भी है, कोलिनियर भी है। तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स हो जाता है वो 0 हो जाता है। इस पे लगने वाला भी नेट ट्रांसलेटरी फोर्स 0 होता है, लेकिन वो क्या करता है, एक कपल को फॉर्म करता है और एक टॉर्क को कंस्टिट्यूट करता है। वो टॉर्क किसके बराबर होता है, तो टाउ इज इक्वल्स टू M क्रॉस B के बराबर होता है। अभी इसी कंसेप्ट पे बेस हम लोग पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, जो हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।